तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के चैप्टर बहुपद का एक्सरसाइज 2 है ये, और हम पूरे चैप्टर का चर्चा करेंगे। तो आज पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम बस थ्योरी करने वाले हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से। उम्मीद है वीडियो बड़ी नहीं होगी। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप जल्दी से देख सको, ठीक है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का वीडियो है, ठीक है। चैप्टर का नाम है बहुपद। अब मैं एक बात आपको यही बता दूं कि क्लास 10th में भी ये चैप्टर है, और अगर यदि क्लास 9th में आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 10th में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसका एक्सरसाइज 2.3 जिसमें भाग करना है, विभाजन करना है, सेम टू सेम आपको क्लास 10th में भी करना है। तो आप अगर यहाँ क्लास 9th में 2.3 नहीं पढ़ते हो तो 10th में दिक्कत होने वाली है। तो आप क्या करोगे, पहले क्लास 9th वाली पूरी वीडियो देखना, बाद में क्लास 10th वाली देखना, ठीक है। तो चूँकि बेसिक पार्ट में यही डिस्कस करने वाला हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद जो बना हुआ है ना, बहुपद में दो चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, समझने के लिए बस ये बात मैं बोल रहा हूँ। जैसे बहुपद को हम अगर बीच से ब्रेक करें तो एक बनता है बहु, दूसरा पद। बहु जो है ना, इसका मतलब आप मान सकते हो मैनी। मैनी मीन्स कह सकते हो एक से अधिक होता है ना। और पद, तो पद किसको बोलते हैं? तो जनरली आप किसी भी संख्या को या फिर किसी भी चर को पद बोल सकते हो, या फिर संख्या और चर के समूह को पद बोल सकते हो। कैसे? जैसे अब हम संख्या बोल रहे हैं और एक चर बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? तो देखो, पद हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम पद की परिभाषा आपको बताते हैं। तो पद की परिभाषा में बताओगे कि किसी भी संख्या या फिर चर को, या संख्या एवं चर के समूह को पद कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। क्या? तो जैसे लिख दिया मैंने 5, ये एक पद हो गया, ठीक है। जैसे लिख दिया x, ये भी एक पद हो गया। जैसे लिख दिया -10, ये भी एक पद हो गया। और अगर यदि -x या -y कुछ भी लिख दिया, ये भी एक पद हो गया। और अगर यदि हम दोनों को गुना में लिखें ऐसे 5x, तो ये भी एक पद हो गया। जैसे लिखते -10y, तो ये भी एक पद हो गया। तो इस तरह से संख्या को या फिर चर को हम पद कहते हैं, ठीक है। राशियाँ दो प्रकार की होती है, फिर कह सकते हो संख्या दो प्रकार की होती है। पहले को चर राशि या चर संख्या कहते हैं, दूसरे को अचर राशि या चर संख्या कहते हैं। चर किसको कहते हैं या फिर चर राशि किसको कहते हैं? तो जिसका मान कंटिन्यूअस बदल सके, मतलब लगातार जिसका मान बदल सके। जैसे एक्स, लेटर मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, आपको अगर यदि दाम पता नहीं है, इसका प्राइस आपको पता नहीं है, तो हम जैसे आपसे पूछे कि इस मार्कर का प्राइस बताइए, ठीक है। तो आपको अगर यदि पता नहीं तो आप अंदाजे से कुछ भी बता सकते हो, 10, 20, 30, 35 कुछ भी बता सकते हो, है ना। तो उसका वैल्यू जो लगातार बदल सकता हो तो उसको हम चर कहते हैं। जैसे यहाँ पर x लिखा, आपको x का पूरा मान पता नहीं है, इसलिए ये एक चर है। लेकिन यहाँ पर 5 लिखा, 5 बोल दिया तो 5 का वैल्यू 5 होता है। उसको आप 6 नहीं बोल सकते, है ना। 6 नहीं बोल सकते उसको, आप 5 को 5 ही बोलना होगा। तो ये एक अचर राशि हो गया। तो दो प्रकार का चर राशि जिसका मान लगातार बदल सके, और अचर राशि जिसका मान लगातार क्या, जिसका मान नहीं बदल सके, जिसका मान निश्चित हो, उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो ये हो गया पद। अब बहुपद किसको कहेंगे? तो बहुपद एक या एक से अधिक पदों के समूह को हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे परिभाषा लिख सकते हो क्या, कि एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब ये रहा नॉर्मल बात कि बहुपद हम कहते किसको है, ठीक है। तो बहुपद का स्वरूप क्या होता है? तो भाई बहुपद का स्वरूप कैसे भी हो सकता है। उससे पहले हम बहुपद का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, या फिर हम बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो भाई, बहुपद का जो वर्गीकरण है आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, चर के घात के आधार पर, ठीक है। चर के
घात के आधार पर। मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और सुनना है। तो बहुपद का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा चर के घात के आधार पर। मैं बोलूँगा, आप पूरा कॉपी में नोट कर लेना, सारा आपके काम का चीज़ आने वाला है, ठीक है। तो पदों की संख्या के आधार पर जो है आप यहाँ पर डैश देना और लिखना। क्या लिखोगे कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पूरा लिखना, मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 4 प्रकार का, ठीक है। अब बहुपद की, ये जो बहुपद है पदों की संख्या के आधार पर 4 प्रकार का, कौन कौन सा? तो पहला जो बहुपद है उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? डैश दे के आप लिखना कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद उपस्थित हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। या फिर एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं, या फिर एक पद वाले बीजीय व्यंजक को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं होगी। अब एग्जाम्पल कैसा हुआ, मतलब एक ही पद होना चाहिए भाई, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक पदी बहुपद। कैसे? देखो, जैसे लिख दिया x, एक ही पद है इसमें, ये एक पदी बहुपद है। अगर हम लिख दिए x का पावर 4, ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक है। x टू द पावर 4 लिए फिर भी एक पदी बहुपद है। अगर लिख दिया 5x², तो ये भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि ये दोनों गुना में है, ठीक है। तो अब आगे था, जैसे मान लो -10x कुछ भी है, x² है, नीचे में 3 है, ये भी एक पदी बहुपद का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से जब तक आपको प्लस के बाद दूसरा बहुपद, दूसरा मतलब पद ना दिख जाए, तब तक उसमें एक ही पद होता है, ठीक है, चाहे वो जितना गुना भाग में हो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो है बहुपद, उसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद, ठीक है। अब द्विपदी बहुपद किसको बोलते हैं? तो अब परिभाषा लिखोगे इसका कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद उपस्थित हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, या फिर 2 पदों वाले बहुपद को हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। 2 पद होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये लिख दिया 5x + 7, तो देखो भाई, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ठीक है। अभी जिस तरह से मैं लिखता हूँ, मान लो ये लिख दिया -5x और माइनस में 7, प्लस में 7, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद किस में? प्लस में है, ठीक है। माइनस में लिखना चाहो तो जैसे मान लो x² - 10, तो देखो एक पद हो गया ये और एक पद हो गया -10, ठीक है। तो 2 पद हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया द्विपदी बहुपद। तीसरा मैं लिखता हूँ जिसको हम बोलते हैं त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो दोनों का परिभाषा सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा, जैसे इसमें एक पद हुआ, इसमें 2 पद हुआ, तो इसमें कितने पद होंगे? 3 पद होंगे भाई। बहुत ही सिंपल है। परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद उपस्थित हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 3 पदों वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। 3 पद होना चाहिए, ठीक है, उसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। पावर से कोई मतलब नहीं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 पद होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखता हूँ, मान लो आप जैसे x टू द पावर 10 + x टू द पावर मान लो 8, मान लो x लिखा हुआ है, तो एक पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदी बहुपद हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो 5x² - 10x + 6, तो ये एक पद, ये दूसरा और ये तीसरा पद। तो इस तरह से 3 पद हो गया, तो इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आप खुद से भी 1-2 एग्जाम्पल लिखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और इसका जो चौथा प्रकार है उसको हम बोलते हैं बहुपदी बहुपद, ठीक है, बहुपदी बहुपद। तो देखो भाई, अब बहुपदी बहुपद किसको बोलते हैं? तो अब परिभाषा लिखोगे कि ऐसा बहुपद जिसमें कम से कम 4 पद उपस्थित हो, या ऐसा बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद उपस्थित हो उसे हम बहुपदी बहुपद कहते हैं। 3 से अधिक का मतलब 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर कम से कम 4 होना चाहिए। तो परिभाषा एक बार फिर से, ऐसा बहुपद जिसमें कम से कम 4 पद या 3 से अधिक पद उपस्थित हो उन्हें बहुपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखूँ, मैं एक लिखता हूँ, जैसे देखो, मान लो x टू द पावर 10 - 5x टू द पावर 9, कुछ भी 9 ले लो, कम लेते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। मान लो 7 है, प्लस मान लो 4x³ - 3x है, और प्लस मान लो 10 है,
ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा मत सोचना कि 10 के बाद 7 3, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा। तो इस तरह से आप गिनती करोगे 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 पद है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपदी बहुपद कहेंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 4 प्रकार का, 1 पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला और 3 से अधिक पद वाला। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से अब हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, चर के घात के आधार पर। तो चर के घात के आधार पर भी बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। डैश देख के आप लिखोगे क्या कि चर के घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। भाई साहब 4 प्रकार के होते हैं, उसमें भी 4 प्रकार का, इसमें भी 4 प्रकार का, कुल मिलाकर 8। बिल्कुल ईजी, आप तुरंत याद कर लोगे। पहला वाला को क्या बोलते हैं, तो पहला वाला जो बहुपद है उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब पूछोगे रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप लिखोगे परिभाषा में कि ऐसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो। क्या हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चर का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, पद कितना भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चर का घात 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये लिखा x + 10। ठीक है, तो x के ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसका मतलब ये एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, मान लो जैसे लिखा 5x - 7, तो x के ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब सिर्फ x भी लिखा रह सकता है, सिर्फ y भी लिखा रह सकता है। ठीक है, इस तरह से पावर 1 होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो बहुपद है इसका, उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विघाती बहुपद, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी, क्योंकि हमको इसका गुणनखंड करने सीखना पड़ता है। विभाजन भी, विभाजन तो आसान है खैर, लेकिन गुणनखंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है 9 और 10 दोनों के लिए। तो इस पर गौर करेंगे। क्या परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, गुणनखंड भारी है तो भारी नहीं है, मतलब देखते हैं आगे। फिलहाल ये द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, मान लो x² + 15। ठीक है, मान लो जैसे x² - 3। ठीक है, इस तरह से बात, जैसे मान लो x² + 5x - 10। तो देखो भाई 1 2 3 पद है, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। चर देखो x है, उसका घात यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना, 1, तो ज़्यादा कितना हुआ, 2, इसलिए ये कौन सा हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ। ठीक है, चर का घात 2 होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो मान लो 10x² है। ठीक है, फिर मान लो 10x है और माइनस में 50, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 2, तो 2 है ना अधिकतम, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तीसरा C नंबर जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3। चलो एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे देखो मान लो लिखा x² नहीं, अधिकतम घात 3 होना चाहिए, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, -5x² + 5x - 10। तो x का अधिकतम घात कितना हुआ, 3। और एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर में लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो x³ लिखा, -x³ लिख सकते हो, -5x³ लिख दो, +5x³ लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे 5x³ रहने दिया हमने। ठीक है, -7x² + 10x + 12 ऐसे लिख दिया। तो x यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, x का घात 1, x का घात 2, x का अधिकतम घात 3, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, एक लास्ट है चौथा, जिसको हम कहते हैं बहुघाती बहुपद। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार का। तो D नंबर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या कहते हैं इसको, बहुघाती बहुपद। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा लिखोगे क्या, कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात अधिकतम नहीं,
ऐसे लिखोगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात कम से कम 4 हो या 3 से अधिक हो, उसे हम बहुघाती बहुपद कहते हैं। मतलब 3 से अधिक होना चाहिए घात और कम से कम 4 होना चाहिए, उसे हम बहुघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे देख लो, कम से कम 4 होना चाहिए तो x⁴ प्लस x³ मान लो -x² -x -10 ये लिख दिया। तो x का अधिकतम घात कितना है? 4। तो बहुघाती बहुपद कम से कम 4 होना चाहिए, ठीक है, और 4 से जितना ज़्यादा हो सके, जैसे x का पावर 10 लिख दिया, ये एक ही चीज़ लिखा बस इतना ही, लेकिन फिर भी ये क्या सब है? बहुघाती बहुपद है, क्योंकि इसका घात 10 है, ठीक है। तो इस तरह से अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता दिया। अब पहले हम बहुपद को पहचानना सीख लेते हैं कि किसको हम बहुपद कहेंगे और किसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा और ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। याद ये रखना कि बहुपद हम उसी व्यंजक को कहेंगे जिसका घात एक पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मालूम है ना? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसी को हम बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, क्या होना चाहिए? आप यहाँ पर नोट कर लेना कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उससे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। वापस से एक बार, तो अब देखो, जैसे मान लो पहचानना है कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, ठीक है। और बहुपद है तो कैसा बहुपद है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, मान लो 5x + 10, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ मैं 5/x + 10, ठीक है। तीसरा लिखता हूँ, मान लो 5√x + 10। मैंने 3 प्रकार से सेम चीज़ को लिखा है, तो आपको तीनों में से बताना क्या ये तीनों ही बहुपद है या तीनों बहुपद नहीं है, कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मान लो 5x + 3y + 4 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और एक लिखता हूँ, मान लो x⁻10 + y⁻, मान लो कुछ भी 7 + z² ऐसे लिख दिया। अब आप सबको बताना है, तो मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा, क्यों? एकदम गौर करके सुनना, ठीक है। सबसे पहला ये जो लिखा हमने, इसमें आप सबसे पहले देखो चर कौन सा है, तो चर है मेरे पास x। दूसरा x का पावर देखो कितना, एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। आप लिख सकते हो ये बहुपद है। अगर पूछे कि क्यों है भाई, इसको बहुपद क्यों कह रहे हो, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है। दूसरा आ जाते हैं यहाँ पर इसमें, अब पूछा ये दे लिया, बोला बताओ ये बहुपद है या नहीं है। तो अब देखो, दुनिया देखने का ज़रूरत नहीं है, आप इस x को ही देखो। x कहाँ पर है? नीचे में। आप 1.6 एक्सरसाइज 1.6 में आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे वीडियो है, चैनल लिखा है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, आप उस पर क्लिक करना, और जब चैनल खुल जाएगा तो बगल में वीडियोज ऑप्शन होगा, उसमें जाके नीचे देखना क्लास 9th का, या फिर प्लेलिस्ट में चेक करना क्लास 9th का पूरा वीडियो बना दिया हूँ मैंने एक्सरसाइज 1 का। तो वहाँ हम पढ़े थे इस तरह से कि अगर यदि पावर a⁻m है तो इसका आप अपोजिट लिखोगे तो a⁻−m होता है, या फिर अगर यदि a⁻m है और इसको आप ऊपर लिखना चाहते हो तो ये ऊपर जाके a⁻−m हो जाता है। तो ये जो x है ये नीचे हर में है, इसको आप अंश में करो, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 5x, यहाँ पावर कितना है? 1 है प्लस में, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, उस तरह से, और +10। तो अब देखो ये x का घात कितना है? -1, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो है लिखा हुआ, यह एक बहुपद नहीं है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ एक किताब से, बहुत देर से किताब मेरे सामने है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ y + 2/y, ठीक है। तो ये y तक तो ठीक है, पावर कितना है? 1, लेकिन यहाँ पावर नीचे में, इसको पहले ऊपर करके लिखो, तो ये हो जाएगा 2y, ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -1। तो भाई साहब ये 1 तो तक तो ठीक ही था, लेकिन ये क्या आ गया? -1। तो बहुपद का घात माइनस में कभी नहीं होना चाहिए चर का, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लिखना है कारण में, क्योंकि इसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। सभी चर का लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। अब ये 5 है और x पर रूट है, तो आप जानते होंगे कि रूट का मतलब होता है
किसी भी चीज़ का, जैसे रूट एक्स लिखा हुआ है तो x का पावर 1/2, ये भी 1.6 में चर्चा कर चुके हैं, वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप, ठीक है। तो x का पावर 1/2 मतलब रूट का अर्थ होता है पावर 1/2, तो रूट हटाया और पावर डाला 1/2 प्लस 10 था। तो अब वापस से x का पावर देखो, क्या ये तो फ्रैक्शन है, पूर्ण संख्या नहीं आया, 1 2 3 4 5 होना चाहिए था, 0 भी होता तो भी चलता भाई, लेकिन ये 1/2 है तो फ्रैक्शन व्रैक्शन में चलता नहीं है, इसलिए वापस से लिखना है क्या कि चर का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, ऐसा। अब देखो इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। आपको पूछता है क्या दिया गया बहुपद एक चर में बहुपद है क्या, कितने में क्या है, देखो तो जैसे इसमें आप देखोगे 1 1 और कुछ नहीं, तो मतलब ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या ये भी पूर्ण संख्या, तो बहुपद है, हाँ है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कितना चर है, 2 चर है, तो आप लिखोगे कि यह 2 चरों में बहुपद है। अगर पूछे कि क्या ये एक चर में बहुपद है तो लिखना है नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 2 चरों में बहुपद है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 2 चर है, एक x और एक y है, 2 चर है, तो ये 2 चरों में बहुपद है, एक चरों में बहुपद नहीं है। बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। देखो x का पावर 10 पूर्ण संख्या है, x का पावर 7 y का पावर 7 पूर्ण संख्या है, z² पूर्ण संख्या है, सही है, बहुपद है, बहुपद है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर x है, एक चर y है और एक चर क्या है, z। तो ये 3 चरों में बहुपद है। अब लिखोगे नीचे में x का पावर 10 y का पावर 7 और z² बहुपद है, परंतु यह 3 चरों में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 चर x, y और z उपस्थित है, ऐसा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था एग्जाम्पल का, मैंने वो बता दिया। अब देखता हूँ मैं कुछ और एग्जाम्पल है इसमें। जैसे पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कौन कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 4x² - 3x + 7। अब आप लोग सब समझदार हो, सब बना लोगे, ठीक है। तो देखो x का घात कितना है 2, x का घात कितना है 1, भाई दोनों पूर्ण संख्या है, ठीक है संख्या है, तो ये है, मतलब ये बहुपद है। अब देखो यहाँ भी एक ही चर x है, यहाँ भी x है, ये x 2 बार लिखा हुआ तो 2 चर नहीं हो गया। अब आपका नाम अगर कुछ है, मान लो आपका नाम महेश है, तो भाई हम महेश बोले, कोई और महेश बोला, तो आप 2 ठो थोड़ी ना हो गए। हम भी महेश बोले, वो भी आपको महेश ही बोला, आपका नाम महेश है, अब 2 बार बोला तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, आप 2 नहीं हो गए। तो ये एक ही चर है ना, आप एक ही हो, तो इस तरह से, तो ये एक ही चर है, पावर अलग अलग है, उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, चर एक ही है, तो ये एक चर में बहुपद है क्योंकि दोनों जगह x लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन है x का पावर 10 y³ t का पावर 50, तो x है, y है और t है, तो 3 चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से अब एक और चीज़ आता है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। अब भाई शून्य बहुपद किसको कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं जिसमें चर उपस्थित नहीं रहता है। जैसे मान लो एक संख्या लिख दिया 10, ठीक है, बोला ये बहुपद है, तो हाँ बहुपद है, इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है, जो इन सब में मेंशन किया हुआ नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे x, मान लो इसमें चर था नहीं दिख नहीं रहा था चर, हमने ज़बरदस्ती x डाल दिया और x के पावर क्या डाल दिया, 0। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का चर का घात अगर 0 कर दोगे तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 1। भाई साहब अगर 1 लाख भी है पावर 0 डाल दो, आंसर 1, ठीक है। 10 भी है तो भी 0 डाल दो, पावर 1। तो जैसे मान लो क्वेश्चन क्या दिया था 10, पूछा ये कैसा बहुपद है, तो ये एक शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये एक शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें चर नहीं दिख रहा है, तो मान लो इसके साथ 1 है, ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0, x नहीं y भी लिख सकते हो, y नहीं z भी लिख सकते हो, तो किसी का भी पावर 0 डालने के बाद 1 होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये 10 जो था वो एक अचर राशि था, जैसे 10 लिख दिया, 100 लिख दिया, कुछ भी लिखते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। तो अब सुन लिए शून्य बहुपद किसको कहते हैं, नोट करके याद करना कि शून्य बहुपद किसको कहते हैं, तो अचर राशि को हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चर उपस्थित नहीं होता। भाई सिंपल सा सवाल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं आगे। अब हम कुछ गुणांक लिखना सीख लेते हैं और
पहचानना सीख लेते हैं थोड़ा सा। अगर चलो यहाँ पर मेरे पास जगह है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको क्वेश्चन में गुणांक लिखने के लिए बोलता है, तो गुणांक किसको बोलते हैं? ध्यान देना, जब भी आपको गुणांक लिखने बोले, ठीक है, क्या लिखने बोले? गुणांक। तो भाई गुणांक हम किसको कहते हैं? तो गुणांक याद रखना आपको ये कि चर के आगे जो संख्यात्मक भाग होता है उसी को हम गुणांक बोलते हैं। चर के आगे जो संख्यात्मक भाग होता है उसे हम गुणांक बोलते हैं। चलो ये एग्जाम्पल लिया, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको और बोला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, ठीक है। एक नंबर में एक्स, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो अब सबसे पहले देखो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, ये है एक्स स्क्वायर। इसके पहले देखो संख्या क्या लिखा हुआ? 10। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 10, ठीक। मान लो 2 नंबर में सेम चीज़ पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो भाई साहब तुम एकदम आराम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, एकदम आराम से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। इसके आगे संख्या क्या लिखी हुई है? तो अगर यदि आप सिर्फ 7 बोलते तो भाई गलती मत करना कभी, 7 के साथ साथ उसके चिन्ह भी देखो। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके पहले माइनस है तो माइनस डालना जरूर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 7 नहीं बल्कि कितना? -7 है। मैंने स्टार्टिंग में ही देखोगे जब बताया ना द्विपदी बहुपद, तो देखो जब मैंने घेर रहा यहाँ पर देखो प्लस था तो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, प्लस था छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -10 को एक साथ लिया मैंने, -10 एक पद हुआ। तो उस तरीके से यहाँ पर ये जो -7 है वो इसका गुणांक है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं ताकि आपको गुणांक वाला पार्ट जो है वो क्लियर करा सकूँ। जैसे लिखा है π/2x² + x, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम, ठीक है। मान लो आपके पास लिखा हुआ है π/2x + x, एक्स स्क्वायर था, सॉरी, क्वेश्चन है ये बुक में, ठीक है। बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो भाई साहब आप देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है आपके पास? ये रहा एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक। एक्स स्क्वायर के पहले क्या लिखा हुआ? π/2। तो सिंपल में आप लिखोगे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? π/2। ये हो गया सिंपल सवाल। और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2 + x² और प्लस है क्या? माइनस है, प्लस है, प्लस x है। तो देखो अब कहोगे, इसमें पूछा मान लो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो भाई एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या दिख रही है क्या? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा ना, फिर भी एक रहता है उसके साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया ये +1। तो प्लस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इस बार लिखा है क्वेश्चन में 2 - x², 2 - x² + x³ है या x है पता नहीं, देखते हैं जब ध्यान से गलती क्यों लिखे, +x³ है, ठीक है, +x³। तो हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर किस में है? माइनस में। यहाँ कुछ नहीं है ना, संख्या कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया इस बार -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। अब मैं एक और क्वेश्चन का चर्चा कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है इस बार कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एकपदी का उदाहरण दो। 35 घात का द्विपद, तो अब देखो सबसे पहले क्या बोला? 35 घात का क्या बोला? द्विपद। तो भाई साहब सबसे पहले हमको घात देखना है, घात कितना दिया? 35 घात, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए? द्विपद। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है? 35 घात और द्विपद। घात होना चाहिए अधिकतम 35। तो सबसे पहले हम एक चर लिखते हैं x और इसका घात दे दिया 35। ये एक पद हुआ, लेकिन हमको क्या पद लिखना है? 2 पद। भाई इसके साथ कुछ भी लिख दो, बस याद रखना अगर x लिखते हो तो 35 से कम पावर देना, ठीक है। जैसे 30 लिख दिया, हो गया मेरा एग्जाम्पल, सही है। 5 डाल दिया, सही है। -5 डाल दिया, सही है। प्लस के जगह माइनस डाल दिया, सही है। -10 डाल दिया, सही हो गया एग्जाम्पल। अब कुछ भी लिख सकते हो, बस याद ये रखना है कि जैसे आप y चर लिखे हो तो घात कितना होना चाहिए? 35 और 2 ठो होना चाहिए बस। जैसे -5y का पावर 35 और मान लो 10y लिखा है, 10y का पावर 12 लिखा है, सब हो गया एग्जाम्पल। एक और है कि 100 घात का एकपदी बताओ। 100 घात का एकपदी,
घात होना चाहिए 100, ठीक है। घात कितना होना चाहिए 100, ठीक है। और क्या होना चाहिए एक पदी, मतलब एक ही पद होना चाहिए, जैसे यहाँ पढ़े थे केवल एक पद, और होना चाहिए घात कितना होना चाहिए 100। तो जैसे ये है, इस पर पावर डाल दो 100, हो गया एग्जाम्पल ये वाला। अब तुमको और थोड़ा मॉडिफाई करना आप सबको, तो 5 डाल दो आगे, 15 डाल दो आगे, 115 डाल दो आगे, -115 डाल दो, बस पावर चेंज मत करना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, तो इसको पढ़ के आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, बहुपद का घात लिखना, ठीक है। बहुपद का घात लिखना, तो भाई साहब बहुपद का घात में आप इतना ही याद रखोगे, बहुपद का घात लिखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये देख लो, ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास, इसमें x का घात 1 था, x का घात 2 था और x का घात 3 था, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस से लिख लिया। अब बोला इसका घात बताओ, तो घात मैक्सिमम पावर देखो कितना, 1 2 3, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो आप लिखोगे कि बहुपद का घात बराबर 3, बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, जैसे एक दे दिया, लिख दिया क्वेश्चन लिख दिया है 4 - y², बोला घात बताओ, तो भाई कितना 2। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा है 5x³ + 4x² + 7x, 5x³ यहाँ लिखता हूँ प्लस 4x, क्या बोला था 4x² + 7x, बोला बहुपद का घात बताओ, क्या बोला कि बहुपद का घात बताओ, ठीक है। तो देखो बहुपद का घात लिखना है, x का पावर कितना 1, पावर कितना 2, पावर कितना 3, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो बहुपद का घात हो गया 3, ठीक है। इस तरीके से बहुपद का अधिकतम घात निकला 3। तो अब बताओ वीडियो कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा लगता है जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है। तो चल वीडियो देखने के लिए, वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखो और होप एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने वीडियो को। आप सब जो भी देख रहे हो, बड़े छोटे भाई मेरे, आप सबों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, थैंक यू।